Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of ICMAP. This is Imtiaz Bashir. Today we will discuss more definitions. देखें, जिस तरह हमने कल डिस्कस किया कि कॉस्ट को एलिमेंट्स के हिसाब से हमने क्लासिफाई करना सीखा था। हमने कहा था कि कॉस्ट एलिमेंट्स के हिसाब से तीन किस्म की है। मजीद अगर मैं ये कहूँ कि कॉस्ट के अंदर कितनी चीजें शामिल होती हैं, तो मैं कहूँगा तीन चीजें शामिल होती हैं। कौन सी चीजें शामिल होती हैं? नंबर वन मटेरियल, नंबर टू लेबर कॉस्ट, और नंबर थ्री एक्सपेंसेस। जब इन तीनों को इकट्ठा कहूंगा तो फिर वो लफ्ज क्या बन जाएगा? कॉस्ट बाय एलिमेंट। अब मैं मटेरियल को डिटेल से डिस्कस करता हूं कि मटेरियल जो है वो दो किस्म का हो सकता है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बाय एलिमेंट्स की, तो मटेरियल दो किस्म का हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो अ, जिस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि वो एफ का हिस्सा बन सकता है। ठीक हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि जी जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुर्सी बना रहा हूँ तो कुर्सी बनाने के अंदर जो हमें मैक्सिमम जो मटेरियल चाहिए वो लकड़ी चाहिए। अब जब कुर्सी नहीं बनी थी तो भी लकड़ी जो है ना वो साफ जाहिर थी हमारे सामने। जब कुर्सी बन गई तो उसके बाद भी जो है ना वो कुर्सी में लकड़ी साफ नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो मटेरियल जो कि इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है प्रोडक्शन से पहले भी और प्रोडक्शन के बाद भी, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? ऐसा मटेरियल जो कि प्रोडक्शन से पहले या प्रोडक्शन के बाद हमें इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। खास तौर पर मैं ये कहता हूं कि फैक्ट्री के अंदर अगर कुर्सी बन रही है तो कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसी फैक्ट्री के अंदर अगर मैं कहूँ आपको कि इस फैक्ट्री की सफाई के लिए हम क्लीनर परचेज करते हैं, तो क्लीनर जब परचेज कर लेते हैं उसको यूज कर लेते हैं, उसके जरिए सफाई कर लेते हैं, उसके जरिए फर्श को क्लीन कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन करने के दौरान हमें या प्रोडक्शन करने के बाद हमें नहीं आइडेंटिफाई हो सकता कि क्लीनर कहाँ पड़ा हुआ है। या अगर मैं कहूँ आपको कि वो जो लिक्विड है जिससे फर्श साफ किया था वो किधर है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना ही कहेंगे कि फर्श साफ हो गया है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते, ये मुझे समझा नहीं सकते कि वो क्लीनर इस वक्त कहाँ है, नजर तो नहीं आ रहा। तो इसलिए हर वो मटेरियल जो कि हमारी प्रोडक्शन के अंदर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। और एक ऐसा मटेरियल जो कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल की मजीद एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक होता है मेंटेनेंस मटेरियल, एक होता है स्टेशनरी। ठीक है। अब जब प्रोडक्शन हो रही होती है, चीज प्रोड्यूस हो रही होती है, तो हम स्टेशनरी के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के फिर उसके बाद हम उसको जो है ना वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है ना वो सारे के सारे डिपार्टमेंट से गुजारते हैं। मसलन हमने एक पेज लिया, एक पेंसिल ली, उसके ऊपर जो है ना नोट किया कि डिपार्टमेंट वन ने इतनी प्रोडक्शन किया, डिपार्टमेंट टू ने इतनी प्रोडक्शन किया, डिपार्टमेंट थ्री ने इतनी प्रोडक्शन किया। लेकिन जिस वक्त प्रोडक्शन हो चुकी है तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस प्रोडक्शन में कि यहाँ पर जो स्टेशनरी खर्च हुई थी वो किधर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज अब आपने क्लियर कर लिया कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो आइडेंटिफाइएबल मटेरियल होता है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो नॉन आइडेंटिफाइएबल मटेरियल होता है। और ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो एफ कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। मैं इस चीज को मजीद आगे भी एक्सप्लेन करूंगा और ये आपको मजीद ये सारा समझ आ जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है हमारा लेबर। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि कॉस्ट एलिमेंट के हिसाब से तीन है, तो तीन में पहली किस्म तो हमने मटेरियल डिस्कस कर लिया। मटेरियल को भी फर्दर दो तरीकों से डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि लेबर भी वो दो दो हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। पहले तो लेबर को डिफाइन कर लेते हैं, लेबर होती क्या है। जब कभी भी कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिहाज से फिजिकल तौर पर कोई भी एफर्ट्स की जाती हैं, तो ऐसी एफर्ट्स को हम क्या कहते हैं? लेबर।
ठीक है। लेबर कौन करता है? जाहिर है इंसान करते हैं। इंसान जितनी भी जो है ना वो एफर्ट्स करेंगे, उसके बदले में वो फैक्ट्री से अपनी वेजेस डिमांड करेंगे। अब मैं ये कहता हूं कि लेबर की, अगर मैं दो एग्जाम कहता हूं, तो लेबर को दो तरीकों से वेजेस भी अदा की जाती हैं। दो किस्म की वेजेस कैसे हैं? एक किस्म की वेजेस को हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर, और एक को कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर। अब सुन लें कि वो वेजेस जो हमने अदा की हैं, वो स्पेसिफिकली कुर्सी बनाने के लिए अदा की हैं। क्योंकि हमने एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो एक कुर्सी बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसकी एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया कि अगर कुर्सी बनाने के लिए उस मजदूर ने काम किया है, कुर्सी के ऊपर डायरेक्टली तौर पर काम किया है, कुर्सी के लिए काम किया है, कुर्सी बनाने के लिए काम किया है, तो फिर वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। और एक ऐसा मजदूर जो कि कुर्सी तो नहीं बना रहा, लेकिन फैक्ट्री के अंदर किसी ना किसी हैसियत में काम कर रहा है। अगर वो कुर्सी नहीं बना रहा, लेकिन वो कोई ना कोई किसी ना किसी हैसियत में काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि उसको वेजेस अदा करेंगे। अब उस वेजेस को हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? वो आपकी इनडायरेक्ट लेबर होगी। और इनडायरेक्ट लेबर किस सूरत में नजर आती है? मैं दो तीन एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो भी एक किस्म का जो है ना वो फैक्ट्री का मुलाजिम होता है, और उसको भी हम जो है ना वेजेस अदा करते हैं। अब उसकी वेजेस को कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे? इनडायरेक्ट लेबर में कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, एक और भी लेबर ले लेते हैं कि एक ऐसा वर्कर जो कि तमाम वर्कर्स की निगरानी करता है। निगरानी करने वाले को क्या कहते हैं? आम रूटीन में फोरमैन कहते हैं, आम रूटीन में सुपरवाइजर कहते हैं। अब जो सुपरवाइजर है, वो कोई स्पेसिफिक तौर पर कोई कुर्सी बना नहीं रहा, लेकिन कुर्सी बनाने वाले लोगों को जो है ना वो सुपरवाइज कर रहा है, उनको शाबाश दे रहा है, उनको अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको डांट रहा है, किसी न किसी तरीके से वो उनको किसी न किसी काम पे लगा रहा है। तो एक ऐसा बंदा जो कि सुपरवाइजर की हैसियत से काम कर रहा है, और उसकी जो वेजेस हैं, उनकी वेजेस को हम किस तरह कैटेगराइज करेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। ठीक हो गया। अब हम तीसरी और आखिरी एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिहाज से बात करते हैं, वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ भी पैसे खर्च हो रहे हैं, उनको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब एक्सपेंसेस की भी दो इकसाम होती हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रखें, जब कभी भी कोई भी इखराजात किए जाते हैं, अगर वो डायरेक्टली तौर पर प्रोडक्शन या डायरेक्टली तौर पर मटेरियल और लेबर के लिहाज से कुछ खर्चे किए जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्ट मटेरियल और इंटरेक्ट लेबर के लिहाज से कहलाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर, इसको भी आज हम डिटेल से पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ पर जो इसको डिस्कस किया था वो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक डिस्कस किया था। आज हम आपको इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब हम नेचर के लिहाज से डिस्कस करते हैं, तो एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, उस वो तीन चीजों पर मुश्तमिल होती है। डायरेक्ट मटेरियल, नंबर वन डायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू डायरेक्ट लेबर, और नंबर थ्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम इन तीनों को अगर सम अप कर दें, तो इन तीनों को सम अप करने का एक नाम होता है, वो क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। तो आने वाले चैप्टर्स में अब मैं ये लफ्ज यूज किया करूंगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट की जब कभी भी जो है ना वो फार्मूला, या प्राइम कॉस्ट की जो भी कोई कंपोजिशन जब कोई पूछी जाएगी, तो वो कंपोजिशन में तीन चीजें शामिल होंगी। एक होगी डायरेक्ट मटेरियल, एक होगी डायरेक्ट लेबर, और एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को सम अप कर देंगे तो लफ्ज बन जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन तो मैंने बता दी है आपको कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि इजीली तौर पर आइडेंटिफाइड ना हो सके, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। वो कहता है कि जो चीज हम बना रहे हैं, उस चीज को बनाने के जरिए हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाली कॉस्टें इनकर हुई हैं। वो इनडायरेक्टली तौर पर जो है वो खर्च हो जाती हैं, और वो भी तीन होती हैं, और उनके नाम क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम तीनों खर्चों को जमा करते हैं या कॉस्ट को जमा करते हैं, तो इनको जमा करने से हमारे पास एक नाम आता है, और उसे हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। इसको ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, इसको एफओएच कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको पीओएच कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट भी
कहते हैं। थोड़ा सा मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, दीज इंक्लूड्स मटेरियल दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू एन इंडिविजुअल आइटम, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग फ्लूइड। अभी मैंने जिक्र किया कि जब क्लीनिंग फ्लूइड यूज करते हैं, फैक्ट्री की सफाई करने के लिए यूज करते हैं, तो फैक्ट्री तो साफ हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री को मटेरियल तो खरीदना पड़ा। अब वो मटेरियल किस सूरत में है? क्लीनिंग फ्लूइड की सूरत में है। कोई ना कोई चीज तो है जो कि जो है ना फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। हर वो चीज जो प्रोडक्शन में किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल होती है और वो नजर भी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और एक ऐसा मटेरियल जो कि खरीदा तो गया फैक्ट्री के लिए, लेकिन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि फैक्ट्री के अंदर किसी भी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, और वो मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट भी करता है। उसको हमने खरीदा भी था, उसको हमने इस्तेमाल भी किया था, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी और काम में फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटीरियल। इसी तरीके से इनडायरेक्ट लेबर, मैंने बताया कि ऐसी लेबर या ऐसे वर्कर्स का काम करना जो कि डायरेक्टली तौर पर तो प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं कर रहे। जिस तरह मैंने एग्जांपल में बात की कि अगर चेयर बन रही है, तो चेयर बनाने के ऊपर तो वो बंदा काम नहीं कर रहा, लेकिन चेयर बनाने वालों को सुपरवाइज कर रहा है, तो वो जो सुपरवाइजर होता है उसका काम नजर नहीं आता। तो ऐसा वर्कर जिसका काम नजर नहीं आता, लेकिन उसको हम वेजेस अदा करते हैं, और वेजेस जो अदा करते हैं उसकी वेजेस को हम कैटेगराइज करेंगे इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग द फैक्ट्री वेयर द शर्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। वो कहता है कि जी एक फैक्ट्री है जो शर्ट्स बनाती है, उस फैक्ट्री के अंदर जो हमने बिल्डिंग किराए पर ली हुई है, उसका जो किराया है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन तीन एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जमा करते हैं, तो फिर लफ्ज क्या बन जाता है? द टोटल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट, total of indirect cost, that is known as overhead cost. अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के जरिए भी हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो जाएंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल्स की तरफ भी आते जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व किया करेंगे जो कि हमारे जो शुरू में जो हमने कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़नी है उसके लिहाज से हमारी अंडरस्टैंडिंग मजीद बढ़ जाएगी। आज हम देखते हैं कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन देखते हैं। इसमें हमारे से ये पूछा जाएगा कि जो भी कोई पैसे खर्च हो रहे हैं, वो पैसे खर्च करने के लिहाज से उसकी हेडिंग क्या है, उसको हम कॉस्ट के नाम से याद करेंगे। और अगर वो कॉस्ट जो है मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है, तो उसको मेंशन करेंगे। और अगर वही कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो वो भी हम मेंशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो लफ्ज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द हायर ऑफ स्पेसिफिक टूल्स और द इक्विपमेंट। वो कहता है कि ये जो हमने एक टूल या इक्विपमेंट किराए पर लिया है, हमने हायर किया है, ये मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है? तो मटेरियल तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, हमने चूंकि हायर किया है, किराए पर लिया है। कोई भी चीज जब किराए पर ली होती है, तो वो हमारे लिए मटेरियल नहीं होता। मटेरियल उस वक्त होगा जिस वक्त हमने खुद खरीद लिया हो और हमारी मलकियत बन जाए। ठीक है, तो ये मटेरियल तो हो नहीं सकता। क्योंकि ये हायर किया तो फिर ये लेबर भी नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि हमारा जो जवाब है वो एक्सपेंसेस है, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, अब यही जो हायर किया है, स्पेसिफिक टूल हायर किया है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो हम इसका जवाब भी जो है ना वो देंगे। हमारे सवाल का जो जवाब है वो है डायरेक्ट। और ये जो हायर किया है ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये है डायरेक्ट। अच्छा, ये किस तरह डायरेक्ट है? देखिए, हमने एक टूल हायर किया है और वो बिल्कुल प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हायर किया है। ठीक है, अब वो जो हायर किया है ये सारे के सारा कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब हम इसको जब कैटेगराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। ठीक हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे हम डायरेक्ट। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन को जवाब कैसे देना है। हमने स्टेटमेंट पढ़ते जाना है। पहले कॉलम के लिहाज से मटेरियल होगा, लेबर होगा या एक्सपेंस होगा। दूसरे कॉलम के लिहाज से डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि रेंट जो है वो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। रेंट, रेंट तो किराया है, किराया तो मटेरियल नहीं हो सकता, लिहाजा ये मटेरियल नहीं है। लेबर भी नहीं हो सकती, तो फिर ये क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, और दूसरा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो मैं कहूंगा कि ये इनडायरेक्ट है। आपको याद होगा कि जब कभी भी हम कोई भी किसी किस्म का
किराया अदा करते हैं और वो किराया किसी बिल्डिंग का होता है, तो वो आपकी इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है, और इंडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, आपके ओवरहेड्स होते हैं। तो जब ओवरहेड्स की बात हो रही होती है तो फिर वो इंडायरेक्ट कहलाता होता है, ना कि डायरेक्ट। अच्छा, सुपरवाइजर सैलरी, बिल्कुल ठीक है। सुपरवाइजर को जो सैलरी दे रहे हैं, ये किस वजह से दे रहे हैं? क्योंकि उसने कोई ना कोई काम किया है, कोई ना कोई फिजिकल एफर्ट्स की हैं। फिजिकल एफर्ट्स क्या की होंगी उसने? सुपरवाइजर का काम हमेशा जो है ना लोगों के कामों को निगरानी करना होता है। अब जब उसकी निगरानी की है, तो निगरानी करने के बदले में उसको तनख्वाह मिल रही है, ठीक है। तो फिर ये मटेरियल तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगी? लेबर। तो यहाँ पर जब हम सुपरवाइजर के सामने लिखेंगे तो लफ्ज क्या लिखेंगे? लेबर लिखेंगे। और इसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा होगा? तो ये इनडायरेक्ट होगा। ठीक हो गया। ऑयल फॉर द लुब्रिकेटिंग मशीन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये ऑयल खरीदा है। अब ऑयल क्या है? मैंने बताया जिस तरह कि ऑयल मटेरियल है। अगर हमें पहले कॉलम के लिहाज से जवाब देना पड़ जाए कि ये मटेरियल है, लेबर है, ये एक्सपेंस है, तो आप कहेंगे ये मटेरियल है। और अगर उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिहाज से जवाब दिया जाए तो ये क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि हमने जो ऑयल खरीदा है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प आउट करने के लिए खरीदा है। तो जब कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को हेल्प आउट करने के लिए खरीदा हो, तो वो आइडेंटिफाई भी नहीं हो सकता। अब ये कहीं पर भी हमें नजर नहीं आएगा जब हमारी शर्ट, या जिस तरह अगर हम शर्ट बना रहे हैं या हम कुर्सी बना रहे हैं या जो चीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर ये जो ऑयल है ये यूज नहीं होगा। अगर यूज हुआ भी सही तो नजर नहीं आएगा, और जब नजर नहीं आएगा तो फिर ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। वेजेस फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स की वेजेस की बात हो रही है, तो फैक्ट्री वर्कर्स की जो वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? जाहिर है, ना वो मटेरियल भी नहीं हो सकता, वो एक्सपेंस भी नहीं हो सकता। तो चूंकि जो वेजेस अदा करते हैं वो लेबर के लिए अदा करते हैं, तो हमारा पहले कॉलम का जवाब क्या होगा? लेबर। जी, दूसरे कॉलम में हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के लिहाज से पूछा गया है, तो हम कहेंगे कि ऐसी वेजेस जो वर्कर्स को अदा की हैं जो कि डायरेक्टली तौर पर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली तौर पर काम कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली तौर पर काम कर रहे हैं तो फिर ये दूसरे कॉलम में हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो है वो मटेरियल है, लेबर है, या एक्सपेंस है? तो हम कहेंगे कि ये एक्सपेंस है, ये मटेरियल भी नहीं है, ये लेबर भी नहीं है। तो जाहिर है कोई काम तो नहीं किया, ये तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होती है? एक्सपेंसेस होते हैं। अब वो पूछता है दूसरे कॉलम में कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट। जी, ये क्वेश्चन देख लें, अगर इसमें से कोई इशू आ रहा है आपको तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि जो है ना हम इसको मजीद अच्छी तरीके से कर लें। दूसरी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी सामने आ गई है, इससे भी देख लेते हैं। क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं, वो क्लासिफिकेशन इस तरह डिटेल से पढ़ी हैं कि हम इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज ए इनडायरेक्ट लेबर। नीचे चार ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से सिर्फ ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इनडायरेक्ट लेबर है। असेंबली वर्कर्स। असेंबली वर्कर्स ये वो वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली तौर पर चीजों को असेंबल कर रहे हैं। तो जब डायरेक्टली तौर पर असेंबल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? असेंबलिंग नजर आएगी। जब असेंबलिंग नजर आएगी तो ये कौन सी लेबर हो जाएगी? डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। लिहाजा हमारा जो जवाब ए है वो नहीं है। ठीक है, मतलब है कि ए हमारा जवाब नहीं है। अब जाते हैं बी की तरफ। बी में लिखा हुआ है स्टोर असिस्टेंट इन द फैक्ट्री स्टोर रूम। वो कहता है कि स्टोर रूम में एक बंदा काम कर रहा है, उसका उसको कहते हैं स्टोर असिस्टेंट। और उसकी जो वेजेस हैं, क्या वो डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? तो मेरा जवाब ये है कि वो इनडायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वो फैक्ट्री में तो काम कर रहा है लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली तौर पर काम नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ सामान उठा कर दे रहा है, या उठाकर हासिल कर रहा है, ये दे रहा है, या उसको नोट डाउन कर रहा है। जो स्टोर असिस्टेंट होता है वो इसी तरह के ही काम करता होता है। सिर्फ वो रजिस्टर में जो है वो एंट्री करता है, या रजिस्टर के अंदर ये नोट करता है कि कितना माल आ गया या कितना माल चला गया। तो इसका मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में तो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्कर है, इसको हम अगर कैटेगराइज करना चाहें तो ये कौन सा कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। तो बी हमारा जवाब जो है वो हो सकता है। अभी हम सी और डी भी पढ़ते हैं, ताकि जो है ना हमें एग्जैक्टली तौर पर पता चल जाए कि एक्चुअली तौर पर हमारा आंसर क्या है। प्लास्टर इन अ बिल्डिंग कंपनी। कोई बिल्डिंग कंपनी है, उसके ऊपर प्लास्टरर जो है वो काम कर रहा है। अब प्लास्टरर कौन होता है? जो प्लस्तर करता है। अब जो प्लस्तर करता है
जाहिर है बिल्डिंग बनाएगा तो प्लस्तर भी करेगा, प्लस्तर बनाए करेगा तो वो नजर भी आएगा, तो जब नजर आएगा तो फिर वो कौन सी लेबर कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर कहलाएगी। ठीक हो गया, तो ये सी भी हमारा जवाब नहीं है। ठीक है। डी, एन ऑडिट क्लर्क इन अकाउंटेंसी फर्म, वो कहता है कि अकाउंटेंसी फर्म में जो ऑडिट क्लर्क है उसको हमने वेजेस अदा की हैं, तो क्या ये डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? तो मेरा जवाब ये होगा कि ये डायरेक्ट लेबर है। क्यों? फर्म कौन सी है, अकाउंटेंसी की, काम भी कर रहा है अकाउंटेंसी का, तो इसका मतलब ये कि जो फर्म हो और उसमें वही काम कर रहा हो तो वो डायरेक्ट लेबर होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर अकाउंटेंसी जो है ना वो कंपनी है और वो बंदा कुर्सी बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। तो जिस चीज का कारोबार किया जा रहा है उसी के कारोबार के लिए जो लेबर हायर की जाती है उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। और अगर किसी दूसरे काम के लिए हायर की जा रही हो, उसी फैक्ट्री के अंदर या उसी मिल के अंदर कोई किसी और काम के लिए उसको हायर किया गया है, तो फिर वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। तो लिहाजा हमने चार ऑप्शंस पढ़ी, चारों ऑप्शंस में से ए, सी और डी जो है वो सारे बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट लेबर है। और जो बी ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्ट लेबर है। हमसे पूछा भी यही जा रहा है सवाल के अंदर कि इन चारों में से इनडायरेक्ट लेबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये हमारा जवाब बीटा है। बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डायरेक्ट कॉस्ट आर, वो कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं। मसलन चार ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें चार ऑप्शंस में हम पहली ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों में से अगर हमारी ऑप्शंस में से कोई नजर आ जाता है तो वो हमारा जवाब सही होगा, बाकी जो है वो गलत होंगे। जैसे कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट सेंटर बट नॉट अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। वो कहता है कि जी ऐसी कॉस्ट जो कि हमें इजीली तौर पर आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन बट नॉट इन आ सिंगल कॉस्ट यूनिट। वो कहता है कि किसी एक खास यूनिट के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, हम जो है वो कॉस्ट सेंटर को तो जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट है, लेकिन किसी एक यूनिट के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कौन सी कॉस्ट होगी? ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। बी, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट और अ कॉस्ट सेंटर। वो देखें कि बी में वो ये कहना चाह रहा है कि हर वो कॉस्ट जो कि इजीली तौर पर जो है ना एक सिंगल यूनिट के ऊपर आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो आपका ये जो बीटा जवाब है ये बिल्कुल सही है। मैं उसके एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। अगर मैं कहूँ आपको कि एक कुर्सी बनाने वाली कंपनी है और कुर्सी बनाने के बाद कुर्सी के अंदर नजर आती है, क्या क्या चीज नजर आती है? डायरेक्ट मटेरियल नजर आता है, ठीक है, डायरेक्ट लेबर भी नजर आती है। कैसी नजर आती है? मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस वक्त कुर्सी नहीं बनी थी तो ये क्या थी? लकड़ी थी। लकड़ी किस शक्ल में थी? एक खाम माल की शक्ल में थी। तो फिर लेबर ने क्या किया होगा? लेबर ने उसको पहले उसकी कटाई की होगी, फिर उसकी रगड़ाई की होगी, और उसकी रगड़ाई करने के बाद फिर उसने उसको कुर्सी की आर्म्स की सूरत में कन्वर्ट किया होगा, फिर उसकी सीट की सूरत में कन्वर्ट किया होगा, और फिर उसकी लेग्स की सूरत में कन्वर्ट किया होगा। तो लेग्स उसकी जो है ना वो, और जो उसकी आर्म्स हैं, जो उसकी सीट है, वो इजीली तौर पर ट्रेस की जा सकती हैं कि पहले ये इस तरह लकड़ी नहीं थी, जब इसके ऊपर काम किया गया तो फिर ये इस तरह की शक्ल बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इजीली आइडेंटिफाई हो सके उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और जो इजी तौर पर आइडेंटिफाई ना हो सके उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका मतलब ये कि हमारा ये जवाब बी है ये अब तक सही है। सी भी पढ़ते हैं, डी भी पढ़ते हैं, और फिर देखते हैं कि आया सी और डी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाता है या नहीं कहलाता। कॉस्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड। वो कहता है कि किसी एक अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट, हम किसी एक अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट को तो हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कह सकते। हम तो ये कहेंगे कि किसी एक यूनिट पे कॉस्ट नजर आ रही हो तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो ये तो पूरे साल में नजर आ रही है, पूरे साल के लिहाज से नजर आ रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। और डी में नन ऑफ द अबव कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि ऊपर वाले ए, बी और सी में से एक जवाब सही है जो कि बी है, वो तो कहता है सारे के सारे जो है वो गलत हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि डी भी आपके जवाब सही जवाब का हिस्सा नहीं है। अगर हम ए, बी, सी, डी में से एक जवाब सिलेक्ट करें तो वो क्या बनता है? बी बनता है। अच्छा जी, अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या करते हैं हम? फंक्शन के हिसाब से। मैंने जिस तरह पहले डिस्कस किया आपके साथ कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन का मतलब ये होता है कि कॉस्ट के दो फंक्शन होते हैं, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट।
पहले भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हर वो कॉस्ट इनकर्ड करना जिस जो कि जो है ना वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बन जाए, उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूँ, प्रोडक्शन कॉस्ट 5 किस्म की होती है। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर 4 वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, और नंबर 5 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कहता है कि जब तक चीज मुकम्मल नहीं हो जाती, 5 खर्चे होते रहते हैं। कभी वो मटेरियल की सूरत में, कभी वो लेबर की सूरत में, कभी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की सूरत में, कभी वो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की सूरत में, और कभी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की सूरत में। तो ये 5 किस्म के कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कहेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एक दफा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर देता हूँ कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 4 किस्म की होती है। मैंने कहा था, एक होती है आपकी सेलिंग कॉस्ट, एक होती है एडमिन कॉस्ट, एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और एक फाइनेंस कॉस्ट। अगर आपके सवाल के अंदर कहीं पर भी ये 4 कॉस्टें नजर आ जाएं, तो आप कहेंगे कि ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की भी दो मजीद खसूसियात हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लें कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री जो प्रोड्यूस की है उसकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि वो क्या बनेगी, वो सेलिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, उसको हम सेलिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, उसको हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। और उसके मजीद जो हिस्से हैं वो 4 हैं। 4 में क्या है, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, दूसरा सेलिंग कॉस्ट है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, और चौथा फाइनेंस कॉस्ट है। अब हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स की बातें कर लेते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट की भी एग्जांपल है। प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी होगी, जिस तरह डायरेक्ट मटेरियल है। एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, यही होगा ना डायरेक्ट मटेरियल। वो मटेरियल जो इजीली तौर पर आइडेंटिफाई हो सके, वो मटेरियल जो हमें नजर भी आता है। डायरेक्ट लेबर, कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्ट लेबर कौन होगा, जो बिल्डिंग बनाता है उसको बिल्डर कहते हैं। प्लास्टर जो प्लास्टर प्लस्तर करता है। इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। इजीली तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप देखें कि यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो तारे लगी हुई हैं, बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। ये सारे का सारा काम किसने किया होगा, इलेक्ट्रिशियन ने किया होगा। तो इलेक्ट्रिशियन का जो काम नजर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, द कॉस्ट ऑफ अ सब कॉन्ट्रैक्ट, क्रेन एंड ड्राइवर। वो कहते हैं कि जी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस सवाल के मुताबिक जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने अपने कोई काम जो है वो आगे ठेके पर दे दिए हैं। जैसे क्रेन जो है ना उन्होंने हायर की है, जो क्रेन हायर की है वो साफ नजर आ रही है, वो काम करती हुई नजर आ रही है, और उसकी जो कॉस्ट अदा करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। और इसी तरीके से ड्राइवर को हमने हायर किया है, ड्राइवर को जो हायर किया है उसकी जो सैलरी देंगे, एक्सक्यूज मी, उसकी जो तनख्वाह देंगे उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे पास आया था वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। मैंने इसके बारे में पहले ही बात की है कि ऐसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो कॉस्ट बढ़ती है, अगर वो प्रोडक्शन घटती है तो कॉस्ट घटती है। बिल्कुल जो है ना वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक साइड पे अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी साइड पे खर्चा बढ़ेगा, एक साइड पे क्वांटिटी घटेगी तो खर्चा भी घटेगा। ऐसी प्रोडक्शन कॉस्ट को हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। और उसकी एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई है इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा यूनिट खर्च करेंगे, ज्यादा बिल आता होता है, इसी को ही कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। और आखिर में क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, और उसकी एग्जांपल दी हुई है साइट मैनेजर सैलरी। और मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो मैनेजर की सैलरी होती है वो फिक्स होती है, और जो फिक्स होती है उसको क्या कहेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, तो फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, फिर वो कौन सी कॉस्ट है, वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने क्या कहा था, 4 हैं। एडमिन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बड़े बेहतरीन से तैयार हो जाए। और जब आपसे पूछा जाए कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट एडमिन कॉस्ट है तो एडमिन कॉस्ट की कोई एग्जांपल दें, तो वो कहता है कि जाहिर है फैक्ट्री के अंदर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होता है, वो अकाउंट्स डील करता है। अब हम जब कभी भी जो है ना वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भी पैसे खर्च करेंगे, जाहिर है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अकाउंटेंट की तनख्वाह देंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो
उसके मजीद कोई लेजर्स के लिए, वाउचर्स के लिए, कोई भी जो है ना हम स्टेशनरी का खर्चा करते हैं, तो ऐसी सारी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? एडमिन कॉस्ट कहेंगे। सिंपली साइट ऑफिस जो बना होता है, वहां पर जो ऑफिस वर्क हो रहा होता है, ऑफिस वर्क के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दूसरा बुलेट है आपका सेलिंग कॉस्ट। ये सेलिंग कॉस्ट बड़ी कैटेगोरिकली जो है ना वो बड़ी उसने आसान बना दी है। वो कहता है कि कस्टमर्स के साथ जिसका ताल्लुक बन जाता है, कस्टमर को जो डील करता है, कस्टमर को डील किसके लिए करता है? कंपनी के लिए करता है। जब कंपनी के लिए करता है तो वो क्या कर रहा होता है? वो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर बुक कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल वो उनसे ऑर्डर ले रहा होता है। जब वो ऑर्डर ले रहा होता है तो उसकी तनख्वाह जो है वो क्या, कौन सा खर्चा कहलाती होती है? सेलिंग कॉस्ट कहलाती होती है। ठीक है। तो जब कभी भी जो है ना वो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग जो कोई भी काम कर रहे होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर जो पैसे अखराजात के तौर पर आ रहे होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सेलिंग कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट जो है उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। वो कहता है कि जब तक माल बिक नहीं जाता ना, तो माल कहाँ पड़ा होता है? वेयर हाउस में पड़ा होता है। तो वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम होता है। गोदाम अगर किराए पर लिया है तो गोदाम का जो किराया होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि अगर कोई चीज डिलीवर करनी है, चीज डिलीवर करने के लिहाज से अगर हमारी कंपनी एक डिलीवरी वैन ले लेती है, और डिलीवरी वैन जो है वो चीज पहुंचा कर आती है, कस्टमर के घर तक पहुंचा के आती है, कस्टमर की डेस्टिनेशन तक पहुंचा के आती है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले पहले जितने भी खर्चे हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दी हैं, एक वेयर हाउस का किराया, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगी। और जो कैरी डब्बा या जो डिस्ट्रीब्यूशन कि जो वैन है जो माल पहुंचाती है कस्टमर के जो है ना वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, तो जब तक वो कैरी डब्बा या जो डिलीवरी वैन है वो खर्च करती रहेगी, वो खर्चे कौन से कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगी। और आखिरी हमारा कॉस्ट है फाइनेंस कॉस्ट। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि ऐसे खर्चे जो कि प्रोडक्शन का हिस्सा है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, और ऐसे खर्चे जो कि प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है उसको हम नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो फिर फाइनेंस कॉस्ट को नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो ऐसी होती है जैसे हमने कंपनी के लिए कोई कर्जा लिया, और कर्जा लेने के ऊपर जो इंटरेस्ट अदा किया है उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में का तो हिस्सा नहीं बनेगा। ना वो डायरेक्ट मटेरियल है, ना वो डायरेक्ट लेबर है, ना वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, ना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो फिर वो क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में उसका नाम क्या बनता है? फाइनेंस कॉस्ट। चैलेंज एक सवाल जो है हम इसका भी हल कर लेते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग थ्री, ये भी हल कर लेते हैं ताकि हमारा ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर हो जाए। अच्छा, उसने यहाँ पर सवाल के आखिर में कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय क्लासिफाइंग ईच एक्सपेंस करेक्टली। हम ऊपर जो है ना जितने भी है ना, हम ये इखराजात दिए हुए हैं, जैसे ओवरऑल, ओवरऑल फॉर मशीन वर्कर्स, ये खर्चा है। वो कहता है कि ये खर्चा जो है ना वो किस लिहाज से कैटेगराइज करेंगे? वो कहता है ये पांच किस्म के खर्चे हैं आपके सवालों में। ठीक है। तो कोई कोई खर्चा प्रोडक्शन का हो सकता है, कोई सेलिंग का हो सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, कोई एडमिन हो सकता है, कोई फाइनेंस हो सकता है। तो आपने इसको कैटेगोरिकली जो है ना वो बताना है कि कौन सा खर्चा है और किस में कैटेगराइज होगा। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने पढ़ा कि ओवरऑल फॉर द मशीन वर्कर्स, मशीन वर्कर्स के लिहाज से खर्चा किया है, मशीन वर्कर के लिहाज से कॉस्ट अदा की है। तो अब इन पांचों में से बताएं कि कौन सा होगा? तो ये होगा प्रोडक्शन, नंबर वन। हम क्लासिफिकेशन में क्या लिखेंगे? नंबर वन लिखेंगे, और नंबर वन के सामने खुद ब खुद जो है ना वो लिखा हुआ आ जाएगा प्रोडक्शन। तो हमारा जवाब क्या होगा? वन। हमने इसको वन टू थ्री फोर फाइव लिखना है, पूरे पूरे लफ्ज नहीं लिखने हैं ना, ना ये लिखना है कि ये प्रोडक्शन है, ना ये लिखना है एडमिन है। इतने बड़े बड़े लफ्ज नहीं लिखने हैं, बस सिर्फ आपने आइडेंटिफाई कर देना है, एक है, दो है, तीन है, चार है या पांच है। तो हमारे पहले सवाल का जवाब है एक, वन। दूसरा सवाल पूछ रहा है आपसे, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कैटरेज इन द जनरल ऑफिस। अब जरा याद करें, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री के अंदर एक ऑफिस भी होता है,
उस ऑफिस के अंदर जो है ना वो कुछ लोग काम भी कर रहे होते हैं। वो काम जब कर रहे होते हैं तो उनको प्रिंटर भी चाहिए होती है, उनको कैटरिज भी चाहिए होती है, उनको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो स्टेशनरी का सामान भी चाहिए होता है। तो अब वो ये पूछ रहा है आपसे कि जी प्रिंटर का जो खर्चा किया है, कैटरेज का जो खर्चा किया है, जनरल ऑफिस में किया है, तो ये कौन सा खर्चा होगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एडमिन कॉस्ट है वो 4 नंबर पे लिखी हुई है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे? 4 या 4। जी, आपकी बात समझ आ रही है? मुझे यहाँ पर जो है वो अपना फीडबैक देंगे कि आपको जितनी भी बात बताई जा रही है वो डिटेल से बताई जा रही है, तो ये समझ आ रही है? आप मुझे बताएंगे। तीसरा खर्चा या तीसरी कॉस्ट क्या है? सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजर। अब जो फैक्ट्री सुपरवाइजर है, जाहिर है फैक्ट्री सुपरवाइजर की जो तनख्वाह है वो क्यों अदा कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहा है। जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहा है तो फिर प्रोडक्शन का लफ्ज ढूंढते हैं, और प्रोडक्शन का लफ्ज जो है वो 1 पे लिखा हुआ है, तो हमारा जवाब क्या होगा? 1। इसी तरीके से सैलरी ऑफ द पेरोल सुपरवाइजर, पेरोल सुपरवाइजर की सैलरी क्या हो जाएगी? ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहता है? रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग द गुड्स रेडी फॉर द सेल। तो कहता है कि जी अभी माल बिका नहीं है, बिकने से पहले पहले और प्रोडक्शन के बाद जितने भी खर्चे हो जाते हैं वो सारे के सारे कौन से खर्चे कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3। तो अब हमारा जवाब क्या होगा? 3। इस कॉलम में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 3। लोन इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, हमने कर्ज लिया होगा, कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट अदा किया होगा, जो इंटरेस्ट अदा करते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट कहलाती है। और फाइनेंस कॉस्ट किस नंबर पे लिखा हुआ है? 5। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 5। सैलरी ऑफ द फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी होती है वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ पे लिखी हुई है? नंबर 1 पे लिखी हुई है। ये देख लें, नंबर 1 पे लिखी हुई है, तो हमारा जवाब क्या होगा? नंबर 1। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर द कस्टमर। मैंने कहा था कि कस्टमर से रिलेटेड जितने भी अखराजात होते हैं वो सारे के सारे अखराजात क्या कहलाते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस के लिहाज से हमारा नंबर क्या बनता है? 2। 2 बनता है। ठीक हो गया। अच्छा, सैलरी ऑफ द चेयरमैन पीए, चेयरमैन का जो पीए है उसको सैलरी अदा की है, तो वो सैलरी जो अदा की है वो कौन सा खर्चा कहलाएगा? वो एडमिन का खर्चा कहलाएगा। और एडमिन के लिहाज से नंबर क्या बनता है? 4। रोड टैक्स लाइसेंस फॉर द डिलीवरी वैन। अब देखें बिल्कुल क्लियर कट उसने कह दिया कि डिलीवरी वैन के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। जो डिलीवरी वैन के लिए खर्चा कर रहे होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट फीस, ये अगेन ये फाइनेंस कॉस्ट है, और फाइनेंस कॉस्ट 5वें नंबर पर लिखी हुई है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन का कमीशन जब अदा करते हैं तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाते होते हैं, लिहाजा सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखे हुए हैं? 2 नंबर पे लिखे हुए हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा? 2। जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, और किसी भी की चीज की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ताकि जो है ना वो हम साथ साथ चीजों को क्लियर करते जाएं, और ताकि हमें जो है ना वो अपने आने वाले टॉपिक्स के लिहाज से कोई मसला ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे ताकि जो है ना वो हमारा सिलेबस मजीद एडवांस कर जाए।